Hello students, today we are going to study chapter number 5 in your civics section of political science for class 9th, working of institutions. Okay, so in the part 1 of this lesson we have discussed the what is the government order and how the government order uh, be implement or be make by the different types of authorities and what is the significance of an government order and what are the different types of roles of different executives and how performance of the judiciary in this session, what are the role of president, prime minister, parliament in these all sessions. Okay, so let me start this chapter. How is a major policy decision taken? बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेजर पॉलिसी डिसीजन ये कैसे लिए जाते हैं। सबसे पहली बात है अ गवर्नमेंट ऑर्डर। सो व्हाट इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर? सो अ गवर्नमेंट ऑर्डर इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम or we can also say that it is a type of several types of orders issued by the government every day on different matters, which is concerned or which is authorized by different types of public grievance or different types of ministry of personals, department of personnel and training in a ministry, these are things. Okay, so on August 13, 1990, the government of India issued an order. It was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 36012 divided 31 slash 90 SCT dated 13/8/1990. The joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions signed on this order, and it was quite short, barely one page. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters. बच्चों ये एक टाइप का ऑफिस मेमोरेंडम था। ऑफिस में बैठ करके कुछ लोगों ने इस पे डिस्कशन किया। उसके बाद 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें बाकायदा नंबर है, नेम है और उसमें डेट वाइज भी पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर सबसे पहले जॉइंट सेक्रेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट थे, उनके पर्सनली इस पे साइन है। पब्लिक ग्रेवियंस में जो लोग ऑफिसर्स आते हैं, डिफरेंट ISPCS ऑफिसर्स आते हैं, उनके साइन है। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने जब साइन किया तो इस तरीका का ये एक ऑफिस मेमोरेंडम जो था एक गवर्नमेंट ऑर्डर में चेंज हो गया। और ये गवर्नमेंट ऑर्डर, ये ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर 100 ऑफ ऑर्डर्स रोज़ इशू किए जाते हैं डिफरेंट मैटर्स पर, और ये कई सेवरल ईयर्स तक आते भी हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि इनमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको फर्दरली आगे भेजा जाता है। जैसे एक मैं आपको इसका एक छोटा सा मेन्यू दिखा रही हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऊपर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इस तरीके से पड़ा हुआ, डेटेड भी है ना। तो ये इस टाइप का जो ऑर्डर आता है वो गवर्नमेंट ऑर्डर कहलाता है। अब बात ये है कि ये जो ऑर्डर था ये है क्या। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। ये बहुत बड़े एक मेजर पॉलिसी डिसीजन के तहत लिया गया था जिसमें 27% जो है वैकेंसीज सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिजर्व की गई थी। किसके लिए? फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC। ये एक नया नेम दिया गया था उन लोगों को जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे, तो उनके लिए 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी इस ऑर्डर में। ओके, अब आता है कि ये जो डिसीजन मेकिंग हुआ ये कैसे कैसे हुआ, किस किस टाइप से किया गया। तो ये क्लियर है बच्चों कि दैट सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट। कोई ज़रूरी नहीं था, या कह लीजिए कि जो जिस ऑफिसर ने इस पर साइन किया केवल क्या उसी ने ये डिसीजन लिया था, नहीं, ऐसा नहीं है। द ऑफिसर वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल। जिस व्यक्ति ने साइन किए थे उसने तो केवल अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हुए इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इस पे साइन किए थे, बल्कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर को सबसे पहले इंस्ट्रक्ट किया गया था मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के द्वारा। उन्होंने इस बात के इंस्ट्रक्शन दिए थे
और तब जाके सेक्रेटरी ने इस पर साइन किया। और फिर ये उस डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, इनका एक ये पार्ट है जिसने इस पर साइन किए थे। तो ये जो मेजर डिसीजंस होते हैं इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी एक मेजर डिसीजन लिया जाता है जिस पर गवर्नमेंट ऑर्डर बनता है तो उस पर कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। हमारे देश में सबसे बड़ा हेड किसी भी स्टेट का या किस पूरी कंट्री का सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। उसके बाद कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी भी भारत सरकार जैसे बनी हुई है। तो उस समय जो करंट गवर्नमेंट होगी उसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर इन सब चीज़ों पर बाकायदा अपनी सारी गवर्नमेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं और इनमें डिसीजन लेते हैं कैबिनेट मीटिंग्स के द्वारा। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, कई सारे मंत्री मिनिस्टर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बहस चलती है इन हर एक मुद्दे पर पार्लियामेंट में। उसके बाद वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है, लॉन्च किया जाता है, तब जाके गवर्नमेंट ऑर्डर के फॉर्म में आता है। पार्लियामेंट के दो फॉर्म हैं, दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। और प्राइम मिनिस्टर जब लोकसभा की मेजॉरिटी में जितने भी मेजॉरिटी के मेंबर्स होते हैं उन सब में सबसे मेजर डिसीजन लेने की पावर प्राइम मिनिस्टर को होती है, क्योंकि लोकसभा के सारे मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है उस मेजॉरिटी का सबसे हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। सो वेयर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिस मेमोरेंडम वॉज अ कल्टिमिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो एक ऑफिस मेमोरेंडम होता है वो एक कई सारी घटनाओं का एक लॉन्ग चेन का कल्मिनेशन है, एकीकरण है, एकीकृत रूप है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले उस पर बहस हो चुकी है, बहुत सारे बिल्स लग चुके हैं, वो सब चीज़ों का एक कल्मिनेशन, एक एग्रीगेट फॉर्म में जो निचोड़ होता है, जो निष्कर्ष होता है, उस पर जो बनने वाली रिपोर्ट है, वो लास्ट में जो डिसीजन दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसने जो ये अपॉइंट किया सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ये थी 1979 में। 1979 में बीपी मंडल जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने एक मंडल कमीशन बनाया और मंडल कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उस पर एनालिसिस की गई पार्लियामेंट में। और उसके बाद डिफरेंट क्राइटेरियाज पे आर्ग्यूमेंट करके उनको आइडेंटिफाई करके ये देखा गया कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में, उनके लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि उनका एडवांसमेंट हो सके। और इसीलिए 1980 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। और उसके बाद 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका रिजर्वेशन कर दिया गया और उसको ये गवर्नमेंट ऑर्डर के फॉर्म में बनाया गया। अब आता है कि 1989 में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, उसमें ये जो मैनिफेस्टो है ये सबसे पहले जनता दल लेके आया। जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि अगर हमें वोट देती है जनता और हम पावर में आते हैं तो जो मंडल कमीशन की जितनी भी रिपोर्टें हैं उनको लागू कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में 1989 में जो चुनाव हुए उसमें वीपी सिंह को लीडर बनाया गया और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उन्होंने आते ही साथ मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर बहुत गहनता से विचार किया, डीपली। और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में इन्होंने यहाँ पर 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया। ठीक है। अब आता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने सबको पार्लियामेंट के लिए जब अनाउंस किया गया तो इन्होंने उस समय अनाउंस किया कि द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। उन्होंने कहा भी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इसमें ये चाहती है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर ध्यान दिया जाए। 6 अगस्त 1990 में यूनियन कैबिनेट बैठती है और उस पर फॉर्मल डिसीजन लिया गया। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने नेक्स्ट डे ही, वीपी सिंह जी ने पार्लियामेंट में इस डिसीजन को लिया और दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, इसके ऊपर बहस हुई और लास्ट में कैबिनेट ने डिसीजन पास कर दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने। और उसके बाद में ये यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑर्डर बन के आ गया। अब आता है कि फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आने लग गया, डिफरेंट व्यूज़ आने लग गए धीरे धीरे। कई लोगों ने इस रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया, उनको अच्छा लगा क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए अच्छी चीज़ थी, उनके एडवांसमेंट के लिए अच्छी चीज़ थी। लेकिन बहुत लोगों को ख़राब लगा, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे
जो 27% रिजर्वेशन है वो तो सबके लिए है, तो जो एक्चुअली बैकवर्ड क्लासेस है उनको तो ध्यान नहीं देते लोग, और उन पर जो है करप्शन के तहत क्या होता है कि जो असली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन पर ध्यान ना दे करके जो इसके सहारे क्या कहते हैं कि और करप्शन फर्जीवाड़ा वगैरह करके लोग इसका लाभ उठा लेंगे। तो इसके लिए इसके आगे क्या होगा कि जो जनरल कैंडिडेट है, जैसा कि आज हो भी रहा है कि जनरल कैंडिडेट्स को इन रिजर्वेशंस के आगे चाहे हाईली क्वालिफाइड होते हुए भी वो मेरिट में नहीं आ पाते, और उन्हें रिजर्वेशन के तहत जो है उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो उनको कोई कहीं भी जगह नहीं मिलती, उनको कहीं किसी भी एडमिशन में किसी भी जॉब में, क्योंकि उनका रिजर्वेशन नहीं है तो इसलिए उनको वो सीट ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, उनको जॉब्स भी नहीं है। जबकि रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को, रिजर्व कैंडिडेट को, SC ST OBC जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जॉब मिल जाती है। तो इससे एक गुस्सा पनपता है यूथ के अंदर, और इसका बहुत लोगों ने विरोध भी किया। अब इसका विरोध करने के लिए जो शांति की व्यवस्था बनाते हुए इस मैटर को ले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट पहले ही इस पर डिस्प्यूट को सेटल कर चुका था, लेकिन उसकी बात को नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ का अपोजिशन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी जो इंदिरा स्वाने एक उस समय बहुत अच्छी वर्कर थी, और जो इंदिरा स्वाने जी ने इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, और यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी, तो 11 जजेस की पीठ बैठती है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्ग्यूमेंट सुनती है। उसके बाद में मेजॉरिटी जो थी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की 1992 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो वैलिड है, और ये 27% जो रिजर्वेशन किया गया है वो सही है। इस तरीके से ये गवर्नमेंट ऑर्डर बन गया, और इसको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए बाकी जितने भी फर्दर डिपार्टमेंट्स थे उनको आगे ऑर्डर प्लेस कर दिए गए। अब आता है कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है, हमें क्या ज़रूरत है इतने सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बनाने की, और हम क्यों बनाएं, इससे हमें क्या मिलेगा। ऐसा बच्चों जहाँ पर सभी प्रकार के जो देश में हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, देखा होगा आपने, सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज। जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज आजकल हैं उन सभी में बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं लोगों को। ये अरेंजमेंट्स जो करना ये कहलाता है इंस्टीट्यूशंस। ये डेमोक्रेसी जो है इसमें इंस्टीट्यूशन में काम करती है और बहुत सारे वर्क्स को परफॉर्म करती है इसके थ्रू। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये बेसिक रूल्स जो पावर्स पे देते हैं, या पर्सनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पावर पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन September 8, 1993। तो कई सारे डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए इस पर कई सारी पॉलिसी मेकिंग की जाती है। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या सेवरल स्टेप्स हैं, कैसे कैसे हर एक फंक्शन करता है, हर एक इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करता है। तो पहला लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। जितने भी प्राइम मिनिस्टर, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है देश का, और जो कैबिनेट है, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि जितनी भी पॉलिसी डिसीजन हो रहे हैं उन पर सब पे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसके बाद जो भी ये निर्णय लेते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है, सिविल सर्वेंट, जैसे IAS है, PCS है, सेक्रेटरीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, इनको ये इंप्लीमेंट कराते हैं ना। द सिविल सर्वेंट्स एंड वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। उसके बाद अगर मान लीजिए गवर्नमेंट और क्या कहते हैं जनता के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए इनकी वर्किंग को लेकर के, तो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए फाइनली जो कोर्ट बना हुआ है, पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट डिसीजन देता है और उसकी बात को सबको मानना होता है। तो यानी कि वर्किंग इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी, बहुत ईजी टास्क नहीं है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और हम सभी जो जितने भी नेता वगैरह हैं वो सारे के सारे डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन से इन इंस्टीट्यूशन को बांधते भी हैं। डिफरेंट टाइप की मीटिंग्स होती है, कमिटीज़ बनती हैं, रूटीन्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। अब डिफरेंट टाइप की मीटिंग्स हैं, किसी मीटिंग्स में कोई कमिटीज़ बन रही हैं, कोई रूटीन्स है, कोई इश्यूज़ पर बहस हो रही है, तो टाइम लगता है बच्चों उसमें, तो इसके लिए बहुत देरी भी हो जाती है, और उससे क्या होता है इंस्टीट्यूशन में फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है, लोगों में गुस्सा पनपता है कि कोई डिसीजन जो है बगैर रूल के नहीं आ सकता, लेकिन इसके लिए तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि जो इंस्टीट्यूशन है इसमें सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले वाइडर तरीके से और डिसीजन को मेक किया जा सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग इस बात को जानें कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनकी नीड क्या है। अब आता है पार्लियामेंट। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है। पार्लियामेंट बच्चों एक फाइनल अथॉरिटी है जो कि हमारी कंट्री में डिफरेंट लॉ को बनाती है।
पार्लियामेंट लॉज चेंजेस एग्जिस्टिंग लॉ। पार्लियामेंट कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें चेंज कर सकते हैं, कोई न्यू लॉ बना सकते हैं। कोई पुराना लॉ है जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, उसको एबॉलिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और उसकी जगह न्यू लॉ बना सकते हैं। ये पार्लियामेंट के वर्क हैं बच्चों। पार्लियामेंट आपको पता ही होगा कि हमारी डेमोक्रेसीज़ के अंदर हमारी जो असेंबली है उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ वगैरह ये सब इस पे लोगों की बात को मानने के लिए, लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं। और पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमपीज़ होते हैं, वो स्टेट लेवल पे जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वो एमएलएज़ की है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में। और ऐसे ही कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे क्या है, पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल में पार्लियामेंट जो है वहाँ पर एमपीज़ होते हैं। तो ये सभी लोग ये सब इन सब निर्णयों पर डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद लॉ मेकिंग होती है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज कम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट चला रहा है, जो भी गवर्नमेंट चल रही है, तो उस गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट टाइप के जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं तो उन पर कंट्रोल बनाना पार्लियामेंट का काम है। एंड इन सम कंट्री लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी में क्या है, सारे की सारी जो इस पर जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं वो सारे रूल रेगुलेशन को एंजॉय भी करते हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी मैटर दैट गवर्नमेंट्स हैव। पार्लियामेंट में जितने भी वित्तीय मामले होते हैं, फाइनेंशियल मामले, उन सबको गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल मामले हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। बहुत सारी कंट्री में जो पब्लिक मनी कितना खर्च होना चाहिए, पार्लियामेंट उसे सैंक्शन भी करती है। और पार्लियामेंट के पास जो हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन के लिए, और उसके बाद हाईएस्ट फोरम में डिस्कशन होता है यानी कि राज्यसभा में, और उसके बाद उस पर डिबेट भी चलती है डिफरेंट इश्यूज़ पर, नेशनल पॉलिसी वगैरह, और उस पर फिर उसके बाद में लास्ट में डिसीजन हो जाता है। तो अब आता है दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, कौन कौन से। जो लोअर हाउस है वो है आपका लोकसभा, और जो अपर हाउस है वो है राज्यसभा। कोई भी डिसीजन होगा सबसे पहले वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में उसको बाकायदा देखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, और जो पार्लियामेंट के एक मेन हेड होते हैं जो इन बहसों को सुनते हैं उनको बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर के सामने बहस चलती है फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस में जो एक तरफ फेवर में गवर्नमेंट होती है और अनफेवर पार्टी जो है, जो उनकी विपक्ष पार्टी होती है, उन दोनों के बीच में बहस चलती है डिफरेंट मुद्दों पर लेकर के। उसके बाद में जब ये लोकसभा में पारित हो जाता है सर्वसम्मति से, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। पहले लोअर हाउस में होगा डिस्कशन, फिर अपर हाउस में जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। वहाँ पर भी अगर वो निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया, मान लिया गया, तो उसके बाद में उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के रूप में 14 डेज़ के अंदर उसके ऊपर बात चल जाती है। और बात होने के बाद में वो जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के रूप में ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ से इशू किया जाता है पार्लियामेंट की राज्यसभा के द्वारा और लोकसभा के द्वारा, दोनों के द्वारा। उसके बाद में इसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर बन जाता है, और बनने के बाद में वो सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑर्डर के फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को इसको भेज दिया जाता है। तो बच्चों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इसको ढंग से पढ़ें, बार बार पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। लिखा है ना, मोस्टली इंपॉर्टेंट द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि लोकसभा जो है सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। जो मेजॉरिटी में लोकसभा का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं अगर उसमें वो चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के प्रति, उसको हटा भी सकते हैं। राज्यसभा जो है ये सब पावर नहीं रखती। राज्यसभा का जो मेन काम है वो सिर्फ इतना है कि लोकसभा के जो भी निर्णय होंगे उन पर दोबारा विचार करना, अगर वो जनता के हित में है तो दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करा करके उस पर उसको लागू कराना। ठीक है। अब आता है बच्चों कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने बताई अभी आपको, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हर एक मैटर पर डिस्कशन करते हैं। और स्पीकर की पावर जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही स्पीकर्स होते हैं, दोनों ही पूरी लोकसभा को और राज्यसभा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो अब आज के लिए फ़िलहाल पार्ट 1 में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं फिर पार्ट 2 लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। बाय बाय।